નમસ્તે દર્શક મિત્રો, જિંદગી કેફે સંવાદનો હેલારો કાર્યક્રમમાં હું નિશિત જોશી આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, જીવનના અમુક ગહન અર્થો એવા હોય છે કે જે આપણને સમજણમાં નથી આવતા, જેના કારણે આપણી પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડે છે, ખુશીઓ આપણથી જોજનો દૂર જતી રહે છે. ત્યારે સમજવાની જરૂર છે જીવનના મર્મને. આજે આપણે એક એવા વ્યક્તિત્વ સાથે સંવાદ કરવા જઈ રહ્યા છે જેઓ ખુદ પોતે જીવનનો મર્મ તો સમજ્યા છે, પણ સમગ્ર વિશ્વને એઓ જીવનનો મર્મ સમજાવી રહ્યા છે. સમગ્ર વિશ્વને તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે ખુશી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી, દુઃખ કેવી રીતે દૂર કરવું, તમારી જીવનશૈલીમાં કેવી રીતે પરિવર્તન આણવું અને પ્રસન્ન ચિત્ત કેવી રીતે રહેવું. ત્યારે આજે આપણે વાત કરીશું બ્રહ્માકુમારી સિસ્ટર शिवानी, જેને આપણે પ્રેમથી शिवानी दीदी तरीके ओळखीए છીએ. शिवानी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी कैफे कार्यक्रम में. ओम शांति. ओम शांति. दीदी, सबसे पहले तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे. सोशल इश्यूज के ऊपर बात करनी है, बच्चों के बारे में भी बात करनी है, युवाओं के बारे में भी बात करनी है. शुरुआत आपके बचपन से करते हैं, क्योंकि आपने, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, आप खुद जीवन के मर्म को समझे. पहले आपका बचपन, आपकी पढ़ाई, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर मास्टर्स किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और फिर अध्यात्म की ओर आपका झुकाव. तो ये कैसे हुआ? पढ़ाई के बाद सीधा अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव जो है, तो वो जर्नी के बारे में आप बताइए. सबसे पहली चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, हमें ऐसा लगता है अध्यात्म कुछ अलग है जीवन से, तो इसलिए हम हमेशा जीवन और अध्यात्म ऐसे दो शब्दों में उसको यूज करते हैं. अच्छा. कि पढ़ाई के बाद अध्यात्म कैसे, या काम कर रहे थे उसके बाद अध्यात्म कैसे. तो वो एक बहुत बेसिक क्लैरिटी सबके लिए बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म कोई एक अलग रास्ता नहीं है. अच्छा. हाँ, कोई संन्यास लेता है और कोई अपना घर गृहस्थ परिवार छोड़कर समर्पण होकर सन्यासी जीवन जीता है, तो हम कह सकते हैं कि हम इस रास्ते चल रहे थे और हम उस रास्ते कैसे गए. लेकिन अध्यात्म जो बेसिक स्पिरिचुअलिटी है, वो है जीवन जीने का तरीका, वो है सही सोचने का तरीका, सही व्यवहार और सही संस्कार. तो वो हर एक के लिए है, घर गृहस्थ में रहते हुए ही हर एक के लिए है. एक्चुअली उसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. तो हमारे घर में नॉर्मल फैमिली, आई थिंक नॉर्मली कहेंगे, सब कुछ नॉर्मली था. आज के हिसाब से तो जीवन बहुत अलग था, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आज से 30-35 साल पहले की बात. तो सब कुछ नॉर्मल ही था, सब कुछ अच्छा था. मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, दोनों पढ़ाई में अच्छे थे. तो फिर उसके बाद तो कोई और ज्यादा क्राइसिस होता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेस वगैरह ये सब शब्द तो थे नहीं. तो लाइफ मोर और लेस सब नॉर्मल ही था. बट मेरी मम्मी ने जाना शुरू किया राजयोग मेडिटेशन सेंटर, ब्रह्मा कुमारीज. उनके अंदर हमने धीरे धीरे चेंज देखना शुरू किया, स्ट्रेंथ देखनी शुरू की. एक अटैचमेंट जो होती है पेरेंट की चाइल्ड के लिए, वो एक्चुअली एक वीकनेस होती है. और वो अटैचमेंट बहुत कमजोर बनाती है हमें. हम चिंता बहुत करते हैं, हम उदास जल्दी हो जाते हैं, हमें आगे की चिंता रहती है. थोड़ा कोई टाइम पे नहीं आया, उस ईरा में जब फोन नहीं थे तो हम बालकनी में चक्कर लगा रहे हैं. ध्यान रखना और चिंता करना में बहुत फर्क होता है. लेकिन जहाँ अटैचमेंट होती है वहाँ चिंता बहुत होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, दर्द बहुत होता है. तो सडनली एक नॉर्मल मदर जो चिंता करती है, उदास भी हो जाती है, परेशान भी हो जाती है, नॉर्मल जैसे हम सब थे, उससे मैंने उनको शक्तिशाली बनते हुए देखा. और जब वो शक्तिशाली बनता है एक व्यक्ति परिवार का, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर आता है, क्योंकि वाइब्रेशन चेंज हो जाती है. इट्स लाइक आपने जैसे घर के अंदर एक अगरबत्ती जला दी, तो अगरबत्ती तो एक ही होती है, छोटी सी होती है और कहीं एक कोने में होती है, लेकिन तो भी उसकी खुशबू पूरे घर चारों तरफ फैलती है. हर एक कहता है ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है. तो वैसे ही जब परिवार का एक सदस्य भी अपनी जीवन शैली को ऊपर उठाता है और अपनी जीवन शैली में सात्विकता लाता है, मेडिटेशन लाता है, उसका असर सब पर पड़ना शुरू होता है. कहना नहीं पड़ता है, धीरे धीरे प्रभाव अपने आप ही पड़ना शुरू होता है. तो ऑब्वियसली क्योंकि वो सेंटर जा रही थी, उनको अपने अंदर चेंज लगा, तो उन्होंने हम सबको कहा ही बार बार, बट हमें जरूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि उस समय सच्ची में कोई टेंशन वगैरह ऐसी नहीं होती थी. एक ही चीज की टेंशन होती थी बच्चों को, होती थी पढ़ाई, और अगर आप पढ़ाई में ठीक हो फिर तो कोई टेंशन थी ही नहीं उससे. तो इसीलिए कोई टेंशन ऐसे लगती नहीं थी. तो वो कोशिश करते रहते थे,
बट हम में से कोई गया नहीं था कभी भी फिर सेंटर। जाते भी थे तो ऐसे कोई फंक्शन में गए और आ गए ऐसे। कि मेरे को लगता है धीरे धीरे वो असर पड़ना शुरू हुआ। एक दिन फिर मैंने खुद ही कहा था अच्छा। कि मुझे भी जाकर देखना है, अच्छा। कि मुझे भी ये मेडिटेशन सीखना। जाते तो हम पहले भी थे, बट वो तो ऐसे ही गए, प्रोग्राम में आ गए, कि मुझे भी ये मेडिटेशन सीखना है। फिर सीखा, वो भी एक जर्नी है। फिर उसके बाद भी आप इमिजिएटली नहीं करना शुरू करते हैं, फिर कभी कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं। उस पूरी जर्नी के ट्रांजिशन से गुजरते गुजरते एक स्टेज पर पहुंचते हैं जब हम रोज करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई कारण नहीं था। अच्छा। ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आई है या कोई क्राइसिस था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ग्रेजुअल जर्नी, जो घर में एक ने शुरू की, दूसरों ने एक्सपेरिमेंट किया, और फिर हम बाकी सब ने अपने अपने समय अनुसार उसको करके अपनी अपनी स्पीड पर चलाया है। हर एक की जर्नी अलग रही। हर एक की जर्नी अलग रही, आपकी जर्नी भी एक डिफरेंट हाँ। जोन में गई। दीदी, समाज का जो अभी का जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा आपसे। आज इस समाज को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? दो दुनिया होती है, एक बाह्य जगत, एक आंतरिक जगत। तो जब बाह्य जगत की तरफ देखें तो प्रगति ही प्रगति है, उसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है। और आने वाले कुछ वर्षों में और प्रगति होगी, वो भी हम देख ही रहे हैं। देश भी प्रगति की ओर है, विश्व भी बहुत सारी ऐसी चीजें, नए आविष्कार आ रहे हैं। वैसे भी मेजोरिटी, कितनी सारी चीजें हम आज यूज करते हैं जो 25-30 साल पहले थी ही नहीं। तो इवन अगर हम ये पिछले 25-30 साल देखें तो बहुत प्रगति हुई है, उसी और फास्ट गति से आगे भी होगी। तो वो है बाह्य जगत, हर चीज जो इन आंखों से दिखाई देती है उसके जगत में प्रगति है। और दूसरा होता है आंतरिक जगत, अर्थात मेरे मन की स्थिति, मेरी भावनाएं, मेरी सोच, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे संस्कार। और फिर उनका प्रभाव पड़ता है मेरे शरीर की सेहत पर, और फिर उनका प्रभाव पड़ता है मेरे रिश्तों पर। तो वहाँ इस जगत में धीरे 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 दिखाई देता है कि हम पहले से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। तो 25-30 साल पहले कभी कभी टेंशन होती होगी, अभी स्ट्रेस रोज ही एक शब्द बन चुका है ना। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बाहर की जीवन तो कंफर्टेबल हो गई है। लेकिन अगर हम सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, तो यही लगता है कि पिछले 25-30 सालों में इतनी नई नई चीजें आई ना हमारे पास। तो वो ऐसे था जैसे एक बच्चा जिसको नया खिलौना मिला हो। अगर आपके घर में आपके बच्चे को जिस दिन नया खिलौना मिलेगा ना, वो कुछ और नहीं करेगा। उसको बोलो खाना खा लो, बोलेगा नहीं मुझे खेलना है। सो जाओ, नहीं मुझे खेलना है। पढ़ लो, नहीं मुझे खेलना है, क्योंकि उसको नया खिलौना मिला है। इसी तरह पिछले 25 सालों से हमें रेगुलरली नए खिलौने मिल रहे हैं। रेगुलरली नया खिलौना। पहला एक घर पे टीवी आया, एक लैंडलाइन आया, फिर फोन आया, फिर मोबाइल आया, फिर लैपटॉप आया, फिर इंटरनेट। अगर हम सिर्फ ग्राफ बनाएं कि हमें कितने खिलौने मिले हैं, तो क्योंकि हमें इतने खिलौने मिल गए, हम उसके साथ इतने एंगेज्ड हो गए कि यहाँ का ध्यान रखना प्रायोरिटी पे नहीं आया। बिल्कुल सही। तो जहाँ की सुबह के दिन की शुरुआत सात्विकता से होती थी, प्रार्थना से होती थी, हवन से होती थी, योग से होती थी, ध्यान और मेडिटेशन से होती थी, अभी भी होती है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होती है, अभी भी होती है। लेकिन उससे पहले फोन देखते हैं इसे, क्योंकि वो तो तकिए के साथ ही पड़ा हुआ है। रात को सोते वक्त भी रात को फोन भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी हम प्रार्थना नहीं कर रहे या मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हमने उसको एक साइड प्रायोरिटी रखा हुआ है। तो सुबह उठते पहले आंख से हम फोन देखेंगे, फिर हम ऐसे ऐसे करके सारा कुछ देख लेंगे। यहाँ इतना कुछ आ जाता है कि जब हम बैठते भी हैं स्थिरता से, तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता। तो हम बैठे हैं परमात्मा को याद करने, लेकिन मन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, फिर उसमें से बीच में से थोड़ी सी ट्रिंग बच जाएगी, वहां पे तुम्हारा फिर ध्यान उधर चला जाता है। तो हम बैठे हैं लेकिन हम नहीं बैठे। हम बैठे लेकिन हम नहीं बैठे। आपने बहुत अच्छी बात की। आपने बाहर की दुनिया की भी बात की, अंदरूनी दुनिया की भी बात की। मैं एक एक चीज पे आऊंगा। आपका ही एक जो स्लोगन है वो मैं आपसे उधार लेता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। वो तो है, हर एक के जीवन में स्ट्रेस है, और छोटा मोटा तो रहता ही है, और होना भी चाहिए, तो ही काम होगा अच्छे से। ऐसा है।
तो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि स्ट्रेस से हम कैसे बाहर निकले, इसका क्या उपाय है? सबसे पहले ये लाइन चेंज करनी पड़ेगी कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ही चाहिए। अच्छा। इट्स लाइक सेइंग थोड़ी बहुत बीमारी होनी चाहिए। अच्छा। क्यों होनी चाहिए? हम्म, है ना? इट्स लाइक सेइंग थोड़ा बहुत दर्द होना चाहिए। अगर मेरे पैर में थोड़ा भी दर्द हुआ तो मेरी एफिशिएंसी थोड़ी सी तो कम हो जाएगी उस वजह से ना। सही है। लेकिन फिर भी मैं उस दर्द के साथ चलते जाऊं चल सकती हूँ। जी। लेकिन एक दिन सडनली मुझे भागना पड़े हम्म, तो मुझसे भागा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उस दर्द को ठीक नहीं किया था। हम्म, तो जब हम कहते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, तो प्रेशर मतलब जो कुछ बाहर हो रहा है, परिस्थितियां, किसी व्यक्ति का व्यवहार, कोई भी घर में कोई बीमारी, कभी धन का अभाव, कभी जैसे अभी नौकरी अचानक बहुतों की छुट्टी है, कोविड टाइम था, बिजनेस ऊपर नीचे, मतलब सब कुछ जो बाहर होता है वो प्रेशर है जी। वो न्यूमरेटर है। तो हमने आज क्या कर दिया है, हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, ये हमने इक्वेशन बनाई। तो जैसे एग्जाम है वो प्रेशर है, तो हमने कहा एग्जाम स्ट्रेस नहीं, एग्जाम प्रेशर। ओके। इसी तरह वर्क, तो हम कहते हैं वर्क स्ट्रेस नहीं, वर्क प्रेशर। ओके। लेकिन स्ट्रेस क्या है? वर्क प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, मतलब डिवाइडेड बाय मेरी आंतरिक शक्ति। ओके। एग्जाम प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, मेरी आंतरिक शक्ति। इसीलिए हर बच्चे को अलग अलग लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा। जी। इसी तरह सेम वर्क प्लेस पे सेम काम करते हुए सेम प्रेशर में हर एक को अलग अलग लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा, क्योंकि स्ट्रेस परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति डिवाइडेड बाय आंतरिक स्थिति, आंतरिक शक्ति। अब प्रेशर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आने वाले समय में ये प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। आपको पक्का पता है? जिस तरह से परिस्थिति है दिख उस रहा तरह है से ना? तो दिख रहा है। तो फिर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो गया। अगर हमें ये पता है कि आने वाले समय में प्रेशर बढ़ेगा, और हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, तो फिर इसका मतलब अगर हमने आंतरिक शक्ति पर काम नहीं किया तो आने वाले समय में हमारा स्ट्रेस लेवल, ऑलरेडी सारा दिन ही स्ट्रेस शब्द यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो आंतरिक शक्ति घटती जाती है। और फिर अगर थोड़ा भी कुछ बड़ा, कुछ फेलियर, कुछ रिजेक्शन, कुछ जो सोचा था करना है और वो नहीं मिला, वो नहीं हुआ, तो फिर हम सिर्फ स्ट्रेस लेवल पर नहीं रहते, फिर वो डिप्रेशन लेवल पर भी चला जाता है, और वो है, फिर वो एक बीमारी बन जाता है। तो फिर वो एक मेंटल हेल्थ इशू बन गया, जो कि बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर, वो रेजिलियंस, वो आंतरिक शक्ति, वो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में, उस पे काम करना चाहिए। इट्स लाइक अपनी, जैसे आज हम कहें मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है, खाना भी हमें नहीं पता क्या आ रहा है, उसमें कौन सा केमिकल्स है, क्या है, कितना शुद्ध है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम रोज सही खाते हैं, रोज अपना योगा व्यायाम करते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मोर और लेस ठीक चलेगा ना। तो जो हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ की शक्ति हमारे कंट्रोल में है। तो डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएं, स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे घटता जाएगा, और बहुत जल्दी बहुत घटना शुरू हो जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे 99.9% चांस है कि आप एक मेंटल हेल्थ इशू की तरफ नहीं जाएंगे। तो इट इज ऑल्सो अ प्रिवेंशन, कि मेंटल हेल्थ इशू का प्रिवेंशन। आज हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इशू के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुतों को पता नहीं चलता है कि उनको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, थोड़ा आसपास के लोगों को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो लो फीलिंग को वो कहते हैं तो नॉर्मल है, तो वो फिर कई बार डिप्रेशन भी नॉर्मल इमोशन में चला जाता है। लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ता जाएगा, तो हमें अभी से अपना ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपना ध्यान रखेंगे तो बच्चों को भी आएगा कि कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी जो जीवन होने वाली है, मतलब आज से 10 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद, वो प्रेशर बहुत हाई होने वाला है, और आंतरिक शक्ति उनकी थोड़ी सी हमारे से कम है। जनरल, स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक तो बहुत पावरफुल लोग, बट ओवरऑल जनरलाइज्ड अगर हम देखें तो हमारी आंतरिक शक्ति हमारे बड़ों से कम है, क्योंकि उन्होंने जितनी कठिनाइयां देखी, जितने चैलेंजेस देखे, जितने कमी में जीवन जिया, कितने ज्यादा लोगों के साथ एडजस्ट किया। जब आप ज्यादा लोगों के साथ एडजस्ट करते हो ना, आपकी शक्ति वैसी बढ़ जाती है, क्योंकि झुकना पड़ता है, क्षमा करना पड़ता है, एडजस्ट, मतलब बहुत बार झुकना पड़ता है ना, तो शक्ति। फिर हम जो जनरेशन आई, हमारे परिवार छोटे होने लग गए हैं,
न्यूक्लियर फैमिली है। हम कम लोगों के साथ जी। रहते हैं, अब ये और कम। तो इसीलिए आंतरिक शक्ति इनकी थोड़ी सी घट रही है, तो हमें उसका ध्यान रखने के लिए अगर घर के बड़े ध्यान रखेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट बच्चों को होगा। सबसे पहला बेनिफिट बच्चों को होगा। मॉडर्न पेरेंटिंग की मैं बात करूंगा, आप बहुत अच्छा प्रवचन देती है मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर। इससे पहले मुझे एक आध बात करनी है। स्पिरिचुअलिटी जो है, आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या है, और स्पिरिचुअलिटी स्टेमिना हम कैसे बढ़ाएं? स्पिरिचुअलिटी मतलब सही सोच, सही संस्कार, राइट। मतलब परिस्थिति आएगी, लेकिन परिस्थिति के सामना करने वाली शक्ति मैं हूँ। अगर मैं स्पिरिचुअल पावर को यूज करती हूँ तो फिर जब परिस्थिति आएगी तो स्थिरता, धैर्यता, शांति, क्षमा, खुशी, प्यार, ये नेचुरल है। क्योंकि आप उस शक्ति को यूज कर रहे हैं, मतलब आपने आत्मा रूपी बैटरी को क्या किया हुआ है, थोड़ा सा चार्ज किया हुआ है। लेकिन अगर डे टू डे में मैं उसको चार्ज नहीं कर रही हूँ, तो जस्ट मेरी लाइफस्टाइल, जस्ट वातावरण, ये सब कारण की वजह से वो अपने आप थोड़ी सी डिस्चार्ज हो रही है, जिस कारण से आज जो हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। आज हम कहते हैं स्ट्रेस नॉर्मल है, हम कहते हैं गुस्सा करना तो नॉर्मल है, हम कहते हैं चिंता करना तो नॉर्मल है, डर तो लगता ही है, एक्सपेक्टेशंस तो होती ही है, कोई कुछ ऐसा करेगा तो बुरा तो लगेगा ही, तो ईर्ष्या भी नॉर्मल कह दिया हमने। फिर हमारे पास सोशल मीडिया आ गया तो हमने कंपैरिजन को भी नॉर्मल कह दिया, लाइफ को तो हम कंपटीशन ही कहते हैं। ये सारे जो शब्द हैं ये स्पिरिचुअलिटी से ऑपोजिट है। तो मतलब ये सारे जो शब्द हैं और ये सारी जो इमोशंस हैं, ये एक्चुअली इस बैटरी को क्या करती है, कम करती है। और कैसे पता चलेगा ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल है? जब भी हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, ये वाली इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, हमें सिर्फ यहाँ अनकंफर्टेबल नहीं फील होता, हमें शरीर पर भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसीलिए तो एग्जाम से पहले कभी पेट में कुछ हो रहा होता है, कभी बुखार हो जाता है, चिंता चल रही है तो सर भारी हो जाता है। ये सिंपल साइन है कि अभी मेरा अनकंफर्टेबल सिर्फ यहाँ नहीं रहा, वो अनकंफर्टेबल मेरे शरीर पर भी असर कर गया है। और जब हम शांत हैं, स्थिर हैं, धैर्य है, क्षमा करते हैं, लाइट फील होता है। और जैसे यहाँ लाइट फील होता है, यहाँ अच्छा फील होता है। तो इससे पता चल जाता है कौन सी इमोशन नॉर्मल है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब कि जो सही संस्कार हैं, जो आपको शक्तिशाली बनाते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, उनको हर कर्म में लाना। ये याद रखते हुए मेन स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये याद रखते हुए कि मैं सिर्फ शरीर, रोल, पोजीशन, जिसको मैंने मैं कहा वो मेरा है, मैं इस सब को निभाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा के ये मूल संस्कार है। आज हम ऑपोजिट बोलते हैं, हम कहते हैं शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, और फिर उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो रिश्तों में प्यार मांगते हैं, खुशी के लिए चीजें खरीदते हैं, शांति के लिए दूर दूर जाते हैं, और शक्ति हम लोगों को कंट्रोल करने में महसूस करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी मुझे याद दिलाती है कि मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, और ये शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, ये मेरे मूल संस्कार है। मुझे सिर्फ इनको अब अपने कर्म में यूज करना है। तो वो स्पिरिचुअलिटी है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने स्ट्रेस की भी बात की। आप ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे लोगों को पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, एम्बिशियस होना अच्छी बात है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन जब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, आउट ऑफ वे जाके मनी कमाने की बात है, या आउट ऑफ वे जाके अच्छी पोजीशन लेने की बात है। तो इससे हमारे शरीर पे जिस प्रकार के जो प्रभाव होते हैं, उसको आप किस तरह से देखती है, और आने वाले दिनों में ये सब चीजें बढ़ रही है दीदी? एम्बिशन मतलब एक गोल। तो मैंने एक गोल रखा, मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचना है, बहुत अच्छी बात है। आप कितना भी ऊंचा गोल रख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ क्यों, आप वहां तक पहुंचने की सोचिए। लेकिन जब आप उस रास्ते चल रहे हैं, आपका चलने का तरीका मर्यादित होना चाहिए, है ना? कि आप मर्यादा से चल रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई चल रहे हैं, आप उनको भी सहयोग दे रहे हैं। अगर कोई रास्ता पूछ रहा है तो उसको भी सही रास्ता बता रहे हैं। लेकिन अगर आप वो सिर्फ एक गोल नहीं,
वो एक डिजायर बन जाती है, और फिर डिजायर के पीछे एक अटैचमेंट होती है कि मुझे वहां पहुंचना ही है। फिर एक डर होता है कि मैं नहीं पहुंचा, कोई और पहुंच गया तो हमने रास्ते में किसी को सहयोग नहीं देना फिर। और ही अगर हमें लगा कि कोई अच्छे से चल रहा है तो हमने थोड़ा सा अपना पैर बीच में अटका देना है। वो है रॉन्ग तरीके अपनाना ओके। आगे जाने के लिए, या रॉन्ग भी नहीं कहते लोग उसको, फास्ट तरीके, अच्छा। कि मुझे फास्ट आगे जाना है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, मर्यादित तरह से अपने गोल पर चले, मर्यादाओं के बंधन में अपने आप को बांध के रखें कि जो भी करें वो एथिक्स के हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि आपका गोल सिर्फ एक गोल है, लेकिन हर स्टेप पे आपका एक कर्म बन रहा है, और हर कर्म का एक परिणाम होता है, और कर्म के परिणाम से भाग्य बनता है। तो आपका गोल तो सिर्फ आपके भाग्य का एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। लेकिन उस रास्ते चलते हुए जिस तरह के आपने कर्म किए थे उस तरह का भाग्य आपके पास आने वाला है। तो अटेंशन। तो कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, हैंड इन हैंड, बिल्कुल। आप कर्म करते जाइए, उसी क्षण आपका परिणाम फिक्स होता जाता है। अच्छा। कर्म की बात की आपने दीदी। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत करते हैं या कम कोशिशें करते हैं, तुरंत उनको इंस्टेंट सक्सेस मिल जाती है। राइट। तो इसको आप कर्म से जोड़ते हैं? यस। कर्म कौन कर रहा है? कर्म मैं आत्मा कर रही हूँ। वो तो मुझे कभी याद ही नहीं था कि संस्कार भी किसके, इस एनर्जी के। यहाँ एक शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। शरीर थोड़ी कुछ कर सकता है। अभी मैं आत्मा शरीर छोड़ू तो डॉक्टर इसको डेड बॉडी बोलेगा जी। वो बोलेगा बॉडी को लेकर जाओ, तो वो बॉडी बोलता है ना, उसके बाद नाम भी नहीं लेंगे उसका वो, क्योंकि आत्मा वो शक्ति है। आत्मा अर्थात जो सोचती है, जो निर्णय करती है, परखती है, फिर उसको कर्म में लाती है, वो आत्मा है। और आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। राइट। तो एक क्षण में जब मैंने ये शरीर छोड़ा, मतलब डेथ, तो मैं आत्मा कहाँ जाऊंगी? तो मैं आत्मा ने एक माँ के गर्भ में प्रवेश करके अगला शरीर लेना है। अब जैसे ही अगला शरीर लिया, कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी उसकी जन्म पत्री बनाते हैं, और उस जन्म पत्री में तो उस बच्चे के भाग्य की काफी सारी बातें लिखी हुई होती हैं। तो वो भाग्य कैसे लिखा? अभी तो उस बच्चे ने कोई भी कर्म नहीं किया है, लेकिन वो भाग्य उस आत्मा का लिखा जा रहा है। अच्छा। क्योंकि वो आत्मा वो कर्म करके आई है। तो बहुत सारी हमारी मोटी मोटी चीजें जीवन की उस जन्म पत्री में लिखी होती हैं, क्योंकि वो मैं आत्मा कर्म करके आई हूँ। इसीलिए एक ही क्षण पर दो बच्चे पैदा होंगे, एक ही शहर में, एक ही हॉस्पिटल में पैदा होंगे, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग होगा। एक ही परिवार में जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, दोनों का भाग्य 1 मिनट का भी फर्क होगा, कब ज्यादा से ज्यादा, लेकिन भाग्य में दिन और रात का फर्क हो सकता है। क्योंकि इस समय उनके माँ बाप वही है, उनका परिवार वही है, उनका स्कूल, उनकी पालना, उनकी परवरिश, उनके पास जो साधन, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी भाग्य अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों का पास्ट, कर्म और संस्कार दोनों का अलग है। तो जैसे आपको दिखाई दे कि कल एक एग्जाम है और दो बच्चे कल एग्जाम दे रहे हैं, एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा और एक बच्चा लगा हुआ है, सुबह से रात तक पढ़ता जा रहा है, तो हमें लगेगा जो बहुत पढ़ रहा है वो कल उसके बड़े अच्छे नंबर आएंगे। अगले दिन ऑपोजिट होता है, जिसने बहुत 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 पढ़ा वो फेल हो गया, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा फर्स्ट आ गया। तो हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? फिर हमें कोई बताता है, भाई ये जो कल सुबह से रात तक जो पढ़ रहा था ना, उसने पूरा साल कोई पढ़ाई नहीं की थी, और जो बिल्कुल कल नहीं पढ़ रहा था पूरे साल पढ़ चुका था, उसको कल पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो वो हमें जो दिखाई देता है वो ये जन्म होता है सिर्फ। तो हमें लगता है इसने तो कुछ किया नहीं। इसने मतलब क्या? इसने मतलब इस शरीर में आकर उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो आत्मा अपने मेहनत, अपने कर्म, अपने संस्कार लेकर आई है। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, और अगर किसी को मेहनत करते हुए भी मुश्किल हो रही है तो वो कुछ कर्म करके आए हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ अपने प्रेजेंट कर्म में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना है। आपने अपने अगली बात में रिलेशनशिप की बात की थी जब पहले की। नॉर्मली जिस तरह के अभी सोसाइटी की जो परिभाषा है उसमें जैसे जॉइंट फैमिली से कम होकर न्यूक्लियर फैमिली आ गई। मैं सभी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, पति पत्नी के बीच, बच्चे और माँ बाप के बीच,
और बाकी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के Yes. बीच की बात, उसमें एक ईगो शब्द भी मैं जुड़ना चाहूंगा। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि रिश्ता निभाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो थोड़ा रुक जाओ। क्या अच्छा। आप इस बात से सहमत हैं? रुक जाओ, कब रुकना है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। परिभाषा सही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिश्ता, जो आपने कहा ना, पेरेंट चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ, एम्प्लॉय, रिश्ता एक आत्मा और आत्मा के बीच होता है। इस समय आप और मैं बात कर रहे हैं, ये एक रिश्ता है। कौन किससे बात कर रहा है? शरीर शरीर से नहीं बात कर रहा है, मैं आत्मा आप आत्मा से बात कर रहे हूँ। मेरे अपने संस्कार हैं, आपके अपने संस्कार हैं। आपकी एक लंबी जर्नी रही है अनेक शरीरों में, जन्म मरण जन्म, मेरी एक अलग जर्नी रही है। एकदम से हमारे संस्कार एक जैसे हों ऐसा तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरी सोच आपसे अलग, मेरे संस्कार आपसे अलग, मेरा जीवन जीने का तरीका आपसे अलग। ऐसे ही हर एक जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, हम आत्मा है जो एक जर्नी पर है। ठीक है, फिर वो किसी भी रिश्ते के फॉर्म में आ जाए, लेकिन हर आत्मा के पास वो संस्कार हैं झुकने के, एडजस्ट होने के, क्षमा करने के। ईगो मतलब क्या? ईगो मतलब ये याद न रहना कि मैं आत्मा हूँ, और अपने आप को एक औधा समझना, जी, अपने आप को एक रोल समझना, अपने आप को बड़ा समझना या अपने आप को छोटा समझना। हूँ मैं आत्मा, वो भूल जाना, तो वो है ईगो। और जब ईगो होगा फिर हम ऐसे होकर बात करते हैं, सही। या फिर कोई बिल्कुल ऐसे होकर बात करता है कि या तो मैं किसी से बड़ा हूँ या मैं किसी, तो हम रोल से बात कर रहे होते हैं, हम रिश्ता से बात कर रहे होते हैं, हम पोजीशन से बात कर रहे हैं, तो ईगो क्लैश आता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी रिश्तों को बहुत ब्यूटीफुली चेंज करती है, क्योंकि मैं सोल दूसरे सोल से बात कर रही हूँ। इक्वलिटी, हम सेम है, हम इक्वल हैं। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, मतलब सारा एक परिवार है। और आज तो परिवार ही परिवार नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ये याद नहीं रहेगा कि हम सब आत्मा है, इक्वल है, वसुदेव कुटुंबकम पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी तो छोटा सा कुटुंब भी कुटुंब नहीं है, तो वसुदेव कुटुंबकम कैसे होगा? वो सिर्फ इस एक रीजन की वजह से, ये भूल जाना कि मैं आत्मा हूँ। तो इसीलिए झुकना मतलब क्या? कि मैंने आपके संस्कार के साथ एडजस्ट किया, इसको झुकना बोलते हैं। झुकना मतलब ये नहीं आपने अत्याचार किया और मैंने उसके साथ एडजस्ट कर लिया। झुकना मतलब ये नहीं कि आप अनएथिकल हैं ऑफिस में और मैंने उसके साथ झुक लिया। तो झुकना संस्कारों के साथ, लेकिन अनएथिकल अगर कुछ है तो उसमें बिल्कुल नहीं झुकना। लेकिन संस्कारों के साथ झुकना, कितनी बार भी झुको, क्योंकि जितनी बार झुकेंगे सेहत आपकी ही अच्छी होगी। इसलिए घर में एक जना झुक रहा है और सामान उठा रहा है और दूसरे नहीं झुक रहे, तो जो नहीं झुक रहे वही स्टिफ रहेंगे, जो झुक रहा है उसका तो फायदा ही है। तो झुकने में कभी भी गिनती नहीं करनी चाहिए। बिजनेस नहीं कर रहे, रिश्ते निभा रहे हैं। रिश्ते निभा रहे। आपकी बात में बार बार संस्कार शब्द का प्रयोग है, संस्कार क्या है? संस्कार मतलब कोई भी आदत जो बार बार रिपीट होती है वो संस्कार बन जाती है। एक होता है हैबिट, एक होता है संस्कार। हैबिट होती है बाहर की, खाना पीना सोना काम करने का तरीका, ये हैबिट है। और संस्कार है यहाँ की, जैसे गुस्सा करना संस्कार है जी, इरिटेट हो जाना संस्कार है, ईर्ष्या करना संस्कार है। तो इनको हम संस्कार कहते हैं। इमोशनल पैटर्न्स, शांत रहना संस्कार है। तो वो सारे संस्कार होते हैं। तो संस्कार से संसार बनता है, ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। तो आज संसार की हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि संस्कार थोड़े से बदले हुए। अगर हमें संसार को फिर से स्वर्णिम भारत, वो सत्युगी दुनिया, वो खूबसूरत नई दुनिया जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, अगर हमें वो बनाना है, एक ही तरीका है और वो तरीका है संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन की बात की दीदी आपने। संस्कार के बाद में खुशी की बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब से खुशी का पासवर्ड क्या है? खुशी का मीनिंग भी नहीं हमें अभी तक पता है एक्चुअली। हमें लगा खुशी मतलब जो जब कुछ अच्छा होता है तो खुश होते हैं, कुछ नया खरीदते हैं तो खुश होते हैं। वो खुशी नहीं है, वो तो एक एक्साइटमेंट है जी, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद डाउन हो गई। खुशी मतलब एक स्थायी स्थिति। खुशी हमारी निरंतर स्थिति होनी चाहिए, अच्छी चीज होने पर नहीं। खुशी हमारा संस्कार परिस्थिति पर निर्भर नहीं। आत्मनिर्भर अर्थात क्या? जी, आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा सिर्फ खुद पर निर्भर, परिस्थिति पर निर्भर नहीं कि अभी खुश
अभी नाराज, अभी दुखी। तो खुशी मतलब स्थिरता। जो कहा ना आपने, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त। कि चित्त कैसा है? प्रसन्न प्रसन्न। चित्त। एक तरह से चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो तो वो बहुत सहज है। उसी को कहेंगे हम स्पिरिचुअल स्टैमिना। कि जितना हमारा स्टैमिना बढ़ता जाएगा, अर्थात आत्मा जितनी चार्ज होती जाएगी, तो वो स्थिरता बढ़ती जाएगी, आपकी फिटनेस लेवल्स बढ़ जाएंगे। जैसे शरीर है, अगर मुझे आप अभी कहें ये कुर्सी उठानी है तो शायद मैं ना उठा पाऊं। मैं कहूंगी नहीं ये तो भारी है, और कोई और जो रोज प्रैक्टिस करता हो वो 5 कुर्सियां इकट्ठे रखकर ऐसे उठा ले। तो मेरे पास क्या नहीं है जो उसके पास है? उसने रोज प्रैक्टिस किया है, और प्रैक्टिस करके उसने अपने शरीर के स्टैमिना को क्या कर लिया है? बढ़ा लिया है। मैंने किया नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं कर नहीं सकती, सिर्फ मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह स्पिरिचुअल स्टैमिना। हम आज ऐसे समय पर पहुंचे हैं, हम कहते हैं खुशी चाहिए, हम खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है जितनी चीजें खरीद लेंगे उतनी खुशी आ जाएगी, और उसकी वजह से सृष्टि की हालत खराब हो रही है। आज सृष्टि के रिसोर्सेस इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मौसम इसीलिए ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज, ये सारी ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्यों हो रही है? उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा लाइफस्टाइल है। क्योंकि हम खुशी के लिए खरीदते हैं ना, तो फिर तो वो नेवर एंडिंग है। हम खरीदते ही जाते हैं, खरीदते ही जाते हैं, और हर चीज जो हम खरीद रहे हैं वो प्रकृति से कुछ ना कुछ ले रही है। पानी ले रही है चीजें। तो हर चीज जो मेरे लिए बन रही है वो प्रकृति के रिसोर्सेज ले रही है, और हम पहनते हैं थोड़े दिन, यूज करते हैं थोड़े दिन, फिर छोड़ देते हैं। कहते बोर हो गया, अभी नया लेना है, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत आ गया है ना, तो हमें लगता है हम खरीद सकते हैं हर चीज। इस समय जब भी हम मार्केट जाएं और कुछ खरीदे, हम प्राइस टैग देखेंगे ना हमेशा, कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं सोचना कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये सोचना क्या सृष्टि ये अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो जीवन को सादगी की तरफ लेकर आए, अर्थात जरूरतों के लिए खरीदे, इच्छाओं के लिए नहीं। अगर हम जरूरतों के लिए खरीदेंगे, सृष्टि के पास बहुत है हमें देने के लिए, प्रकृति के पास बहुत है हमें देने के लिए। और अगर इच्छाओं के लिए खरीदेंगे तो फिर हम प्रकृति के साथ जो कर रहे हैं उसका परिणाम तो आ ही रहा है, आने वाले समय में और आएगा। आने वाले समय में और आएगा दीदी। जैसे कि आपने अभी परिवार की भी बात की, और बच्चे और माँ बाप के बीच में जो अभी जिस तरह से जनरेशन गैप, ये शब्द तो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। अभी के ज़माने में, या फिर ऐसा बोलो कि मॉडर्न पेरेंटिंग आपके हिसाब से किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि हम जिस युग में पैदा हुए उसमें मोबाइल नहीं थे और बड़े रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन अभी तो जो बच्चा आ रहा है वो उसके सामने टेक्नोलॉजी है, तो वो किस तरह से अपने बच्चे को नर्चर करे? डिपेंड्स ऑन एज ग्रुप, कौन से हम बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नर्चरिंग तो तब शुरू होती है जब बच्चा गर्भ में है जी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज ऑफ पेरेंटिंग है, जिसको हम कहेंगे गर्भ संस्कार। क्योंकि संस्कार तो गर्भ में बहुत पावरफुल है जो डलते हैं। तो फिर से 25-30 साल पहले अगर हम जाएं तो तब लाइफ थोड़ी सिंपलर थी, स्लो भी थी कंपेयर टू जो अभी चल रही है। घर में सात्विकता थी, और फिर जब गर्भ में एक बच्चा प्रवेश करता था, आत्मा प्रवेश करती थी, तो उस माँ को सिखाया जाता था अच्छा सोचो, कुछ अच्छा देखो, देवी देवताओं के चित्र सामने लगाए जाते थे, इसको देखो तो आपके घर बच्चा ऐसा आएगा। तो वो माँ सिर्फ अपने शरीर के स्वास्थ्य पर नहीं, लेकिन अपने संस्कारों पर भी अटेंशन था, और वैसे भी ओवरऑल वैसे था। लेकिन अभी की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो उस 9 महीने में भी उस जो कपल है उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो उतनी स्पीड पे भाग रहे हैं। तो शारीरिक रूप से भागने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन भाग रहा है, स्थिरता से नहीं चलता है। तो मन वो 9 महीने में भी भाग रहा है, वो 9 महीने में भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है, पीयर प्रेशर से अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो 9 महीने तो ऐसे ही बीत जाते हैं जी। और वो पेरेंट को नहीं पता कि उस 9 महीने में उसने वो सारे संस्कार उस बच्चे को दे दिए। फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे इतने हाइपर क्यों हैं, एक जगह बैठते क्यों नहीं है, कहना मानते क्यों नहीं है, क्योंकि गर्भ में क्या दिया उनको, क्या दिया उनको? खुद फोन के साथ आप खाना खाते हैं तो वो फोन के साथ खाना खाएंगे, खुद आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फिर वो भी कंटेंट कंज्यूम करेंगे। दिया क्या? एक्चुअली उनकी गलती नहीं है बच्चों की, उनको वो संस्कार
वैसे वैसे दिए दिए गए हैं, क्योंकि अब हम ज्यादातर चीजें पैसों से खरीद सकते हैं। तो हमें लगता है हर चीज पैसों से खरीदी जाएगी। संस्कार पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, आंतरिक शक्ति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन चाहिए कंटेंट कंजम्पशन। जी। बच्चों का नहीं, पेरेंट का। पेरेंटिंग का सिर्फ एक ही तरीका है, सब कुछ जो आप उनके अंदर लाना चाहते हो वो अपने अंदर ले आओ, वहां अपने आप आना शुरू हो जाएगा। खुद ना करें और उनको बोले आप ये करो ये करो ये करो, वो तो नहीं होगा। अब ये वाली जनरेशन के साथ वैसा वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले वो 9 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे रिश्तों में उसी 9 महीने में झुकने में मुश्किल हो रही है, एडजस्ट नहीं हो रही, रो रहे हैं, रूठ रहे हैं, रूस रहे हैं। संस्कार बन गए उस बच्चे के। अपने जॉब पर स्ट्रगल के फेज में चल रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, संस्कार बन गया बच्चे का, पता ही नहीं चला जी। क्योंकि हमने वो गर्भ संस्कार पर फोकस नहीं किया। फिर छोटे बच्चे हैं, स्क्रीन्स बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। स्क्रीन्स तो जिस एज तक आप खींच सको बच्चे को देनी नहीं चाहिए। माइंड के लिए भी अच्छी नहीं है, ब्रेन के लिए भी अच्छी नहीं है, बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इसलिए स्क्रीन्स बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, उतनी पेशेंस नहीं है खाना खिलाने की जैसे हमें खिलाया जाता था। तो हमें लगता है हमें बड़ी जल्दी जल्दी है, बस ये खाना खा लें, तो हम स्क्रीन ऑन कर देते हैं और बच्चा खाना खा लेता है। तो हमें लगता है हमारा काम हो गया, बच्चे ने खाना भी खा लिया। इंटेंशन तो बहुत अच्छी है कि बच्चा खाना भी खा ले, लेकिन टाइम भी ज्यादा ना लगे, और बच्चा स्क्रीन देख रहा है, आप उसको खिलाते जाओ खिलाते जाओ। तो आपको लगता है आपने सारा खिला लिया जो आपको लेकिन डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग। अब ये बच्चा उस तरह के खाना खाने के तरीके से एडिक्ट हो जाएगा। अच्छा। अब इसके साथ बिना स्क्रीन के बैठकर खाना अकेले, सबके साथ हो तो वो डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन अपने आप से ऐसे बैठकर खाना उसने बचपन से ही नहीं सीखा, तो वो करेगा कैसे? तो सबसे पहले खाने की विधि, दूसरा जहां तक हो सके घर का खाना खिलाना चाहिए। हम बहुत ज्यादा आज बाहर का खाना खाते हैं, तो जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो जो खरीद कर खाना लाया जाता है, एक तो उसमें पैसे की वाइब्रेशन होती है, परिवार के प्यार की नहीं होती है, परमात्मा की याद की नहीं होती है। और दूसरा जो खाना बाजार में बनता है वो भी तो इसे जल्दी जल्दी में बनेगा ना, क्योंकि इतने लोगों का बन रहा है इतना, तो वहां की एनर्जी कैसे? किसी को भी चाहिए एक बार किसी होटल या रेस्टोरेंट में किचन में जाके देखना चाहिए कि खाना कैसे बनता है, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उनको इतना खाना बनाना है। तो वो कोई शोर मचा रहा है, कोई किसी को डांट रहा है, कोई खाना बन रहा है, जैसा अन्न वैसा मन बन रहा है। तो अन्न का ध्यान रखें, गैजेट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, कंटेंट बहुत केयरफुल रहे कि वो, लेकिन ये सब कुछ पहले अपने पर करें। ये करेंगे और फिर अगर हर पेरेंट अपने घर में सुबह का थोड़ा सा समय मेडिटेशन करे। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे उसी आयु से स्टार्ट कर लेंगे, योगा करें, प्राणायाम करें, स्थिर होकर बैठे, उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। लेकिन ये आप उनको 15-20 साल के बाद बोलेंगे तो नहीं करें, तो वो चॉइस है। हाँ। वो बच्चे की चॉइस है। लेकिन अगर आपने बचपन से कर लिया तो वो उसकी लाइफस्टाइल है, फिर तो आप उसको अकेला छोड़ दो कहीं भी, उसने तो अपनी लाइफस्टाइल से जीना है। तो इसीलिए जितना जल्दी शुरू करें वो बहुत अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे बड़े भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, अभी भी आप शुरू करें, उनको नहीं बोले करने के लिए जी। आप करें, आपकी वाइब्रेशन का प्रभाव उन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, सर्टेन। आपने मेडिटेशन की बात की दीदी, मेडिटेशन हम कैसे करें? क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि कोई रिंग बज गई, किसी ने आवाज लगा दी, हम ध्यान में बैठे हैं, तो मेडिटेशन करने की सही टेक्निक क्या है? मेडिटेशन को ना सीखना पड़ता है। एक तो हमें लगता है कि मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठ गए और कोई सोच नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। माइंड का काम है सोचना, तो थॉट्स तो आएंगी ही, लेकिन थॉट्स सही डायरेक्शन में कैसे लेकर जाना। और मेडिटेशन मतलब आत्मा का निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरना, ये है राजयोग मेडिटेशन। तो वो मेडिटेशन सीखना चाहिए। तो हर जगह, मतलब हर शहर में क्या, छोटे छोटे शहरों में भी, गांव में भी राजयोग मेडिटेशन सेंटर है ब्रह्मा कुमारी के, मतलब हर 3-4 किलोमीटर में सेंटर है जी। और वहां पर दीदियां हैं, भाई हैं जो मेडिटेशन सिखाते हैं, 1-on-1। जो जब आएगा, जिस दिन आएगा, जिस समय आएगा, उसको सिखाएंगे। और इसके लिए कभी कोई शुल्क, कोई फीस नहीं होती। हमें सिर्फ 4-5 दिन के लिए आधा पौना घंटा निकाल कर सीखने जाना है। एक बार सीख लीजिए, फिर करना शुरू कीजिए जी। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस है, मैं वो पूछना चाहता हूँ। एक तो गुस्से के बारे में,
दूसरा ये है कि समाज में या फिर हम जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपमान का भी भोग बनना पड़ता है। तो उस माहौल में भी हम अपने आप को शांत कैसे रखें, क्योंकि अपमान कोई मान लो बॉस अपने सबॉर्डिनेट का कर लेता है, या अंदर अंदर कलीग के साथ भी बोलचाल हो जाती है, तो उस केस में हम किस तरह से अपने आप को स्थिर रखें? सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि जब कोई आपको कुछ कह रहा है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पे भी हो सकता है, घर हाँ, पे भी हो सकता है, सकता है, समाज में कहीं भी हो सकता है। जी। जब कोई आपको कुछ कह रहा है, वो अपने संस्कार वश कह रहा है ना। तो कोई आपकी महिमा अगर कर रहा है, उसके पास महिमा करने का संस्कार है। जी। किसी के पास निंदा करने का संस्कार है, तो आपने अच्छे से अच्छा काम किया हो तो भी वो आपकी निंदा करेगा, क्योंकि जी। उसके पास निंदा करने का संस्कार है। जी। तो जब हमें कोई कुछ कहता है, तो हमें फीडबैक ले लेना चाहिए, मतलब इसमें मेरे लिए कोई काम की चीज है, वो ले लेना चाहिए। और जिस तरह से कहा गया है, वो उनका संस्कार है, वो हमारा संस्कार नहीं, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सपोज मुझे किसी को कहना है, ये ऐसे क्यों रखा है, इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए। मैं ऐसे नॉर्मल भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये ऐसे भी कह सकती हूँ कि पता ही नहीं है, आता ही नहीं है, इतने सालों से सिखा लिया, अभी तक इतना भी नहीं सीखा है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आने वाला, इसको ऐसे रखना चाहिए। अब इसमें काम की लाइन कौन सी थी कि इसको ऐसे रखना चाहिए। तो वो फीडबैक को ले लो, अपनी करेक्शन कर लो। जिस तरह मैंने बोला है, वो मेरा संस्कार है, वो आपके बारे में नहीं है, वो मेरी कमजोरी है, आपकी नहीं। लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं कि ये उनका संस्कार है। हमें लगता है उन्होंने मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। कोई हमारा कुछ नहीं कर रहा, वो अपने संस्कार के वश बोल रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई मन कमजोर होता है ना, तो ही वो इस तरह से व्यवहार करता है। अगर आप खुश हैं, शांत हैं, तो आप उस तरह से बात नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज, अगर किसी ने आपके साथ गलत बात की है या कुछ ऐसा किया है, आप उसके लिए अच्छा सोचिए, आप उसको दुआएं दीजिए, आप उसको शुभ भावनाएं दीजिए, जैसे कि आप किसी बीमार का ध्यान रखते वैसा। और जैसे ही आप उनको अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस और दुआएं देंगे, आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर उनका असर नहीं पड़ा, और दूसरा, उनको भी शक्ति मिलती जाएगी। तो उनकी इन्फेक्शन को नहीं कैच करना, खुद अच्छी अच्छी वाइब्रेशन उनको भेजनी है, खुद भी लाइट रहेंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। तो कोई हमारी इंसल्ट कर नहीं सकता, कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता। वो अपने मन की स्थिति से बात कर सकते हैं। अच्छा। हमें अंदर कैसा फील करना है, वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। तो जब हम रोज मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल स्टैमिना क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे बातों का असर आत्मा पर नहीं, आत्मा आत्मनिर्भर बन जाती है। आत्मा आत्मनिर्भर बन जाती है। निंदा स्तुति, जय पराजय और सुख सुख दुख एक एक समान। एक समान है। दूसरा, एनर्जी के बारे में थोड़ी बात करनी है। थॉट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड एक्शन इन एनर्जी, वो हम कैसे डेवलप करें? एनर्जी के बारे में वो कंसेप्ट आप थोड़ा संस्कार है ना यहाँ। जी। तो मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूँ, थॉट एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, मतलब दिखाई नहीं देती ना, फिजिकल चीजें दिखाई देती है। अगर हम डॉक्टर को बोलें ब्रेन दिखाओ, तो वो दिखा सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल है। इसमें माइंड कहाँ है, वो दिखाओ, वो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी है, वो फिजिकल नहीं है, तो नहीं दिखाई देगी। तो जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं, वो एक वाइब्रेशन है। तो वो हमारे शरीर तक पहुंचता है, वो लोगों तक पहुंचता है, वो प्रकृति पर असर करता है। हमारी सोच का असर पौधों पर होता है, पानी पर होता है, खाने पर, हर चीज पर असर होता है। फिर वो जो थॉट्स हमने क्रिएट की, उसमें से कुछ थॉट्स शब्दों में आती है, तो वो साउंड एनर्जी बन गई, शब्दों की एनर्जी बन गई। और उसमें से थोड़ी सी थॉट्स हमारे व्यवहार में आती है, तो वो एक्शन में बन गई। आज हम अपना अटेंशन व्यवहार पर रखते हैं, बोल पर रखते हैं, सोच पर नहीं रखते हैं। इसीलिए कितना भी अटेंशन रख लो, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। इसीलिए अटेंशन बोल और व्यवहार पर रखने की जरूरत नहीं है। अटेंशन यहाँ रख ले जी, इस फर्स्ट स्टेज पे रख लिया, तो सेकंड और थर्ड स्टेज तो अपने आप टेकन केयर ऑफ है जी। अंत में दो प्रश्न। एक प्रश्न ये है कि ह्यूमन बीइंग हैप्पी बीइंग कैसे बन सकता है? अगर ह्यूमन बीइंग रोज अपना थोड़ा सा ध्यान रखे, अगर हम ये पूछें कि ह्यूमन बीइंग हेल्दी बीइंग कैसे बन सकता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे रोज अच्छा खाना खाइए, रोज रात को टाइम पर सोइए, रोज थोड़ा सा व्यायाम कीजिए। उसके बिना सिर्फ बोलने से तो हेल्दी बीइंग नहीं बन सकते हैं। तो एक होता है शरीर की हेल्थ,
एक होता है आत्मा की हेल्थ या मन की हेल्थ। आत्मा हेल्दी मतलब हैप्पी बीइंग, आत्मा हेल्दी मतलब हैप्पी बीइंग। तो 2-3 चीजें कर लेते हैं। एक, शाम को घर आने के बाद मतलब 7-8 बजे के करीब से अपने काम से डिस्कनेक्ट करना चाहिए। ओके फोन से, ईमेल से, काम पे नहीं जाना है, मतलब ऑफ, जी डिस्कनेक्ट। कल सुबह काम पे चलेंगे। मतलब उस जमाने में चले जाते हैं जब हमारे पास फोन नहीं थे, तब हम फोन नहीं था तो हम काम पे नहीं जा सकते थे। ऑटोमेटिकली तनाव नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, क्योंकि मन फ्रेश होते थे। आज मन थके हुए हैं। क्यों थके हुए हैं? क्योंकि वो सारा दिन काम कर रहे हैं। नींद भी क्वालिटी वाली नहीं मिल रही है। कैसे आएगी नींद बिल्कुल। क्वालिटी वाली? सोने तक भी तो काम कर रहे हैं, सोने तक भी ईमेल्स देख रहे हैं। अब आप मन को एक काम दे दो और फिर आप सो जाओ, तो शरीर थका हुआ है तो नींद तो आ जाएगी। लेकिन इसको तो एक ईमेल सुना दी सोने से पहले, या इसको सोशल मीडिया पे कुछ दिखा दिया सोने से पहले, या फिर कुछ और ही देख लिया सोने से पहले। सोने से पहले इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो कम से कम सोने से 2 घंटा, और सोने का समय भी सही चाहिए जी। अब ये सब खिलौनों की वजह से हम सोते भी लेट हैं। सही। एक्चुअली 10 बजे तक हमें गहरी नींद होनी चाहिए। अच्छा। 10 से 2 बजे का समय बहुत एनर्जाइजिंग होता है। ये 4 घंटे बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। फिर हम 4 से 5 बजे के बीच आराम से उठ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त। ये छोटी छोटी तो चेंजेस चाहिए हेल्दी रहने के लिए। आज हम ब्रह्म मुहूर्त उठे ही नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त है वो। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म मतलब क्रिएशन, नई रचना। तो जो समय है पूरे दिन का जहां आप नई रचना कर सकते हैं, नई सोच, नए संस्कार, नए आइडियाज, न्यूनेस, उस समय हम सो रहे। तो फिर हमने ब्रह्म मुहूर्त खो दिया। अमृत वेला मतलब हमने अमृत खो दिया। वो मुहूर्त टाइम है। मुहूर्त टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 4 से 5 बजे के बीच उठने के लिए 10 बजे तक सो जाना चाहिए, और वो भी गहरी नींद। तो गहरी नींद के लिए जल्दी खाना खाएं और हल्का खाना खाएं, ताकि डाइजेशन, पाचन सोने से पहले हो गया हो। तो वो एक काम हो गया। फिर यहाँ डिस्कनेक्ट करें काम से, वर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए कम से कम 8 बजे से। कोई वर्क रिलेटेड फोन्स, ईमेल्स नहीं। फिर 9 बजे से दूसरे कंटेंट से भी डिस्कनेक्ट हो जाए। मतलब हम न्यूज देख रहे हैं, नहीं, आई एम सॉरी, आप डीडी न्यूज है, लेकिन रात को नहीं। लोगों को नींद अच्छी नहीं आ सकती है न्यूज देखकर, क्योंकि हर एक के पास स्टैमिना नहीं होता है देखने का कि ये हो रहा है, युद्ध हो रहा है, किसी की ये रात को सोने से पहले जिसने देख लिया, चाहे वो न्यूज देख रहा है, चाहे वो कोई मूवी देख रहा है, चाहे वो क्राइम शो देख रहा है, रात को सोने से पहले जिसने ऐसा देखा, उसकी वो सारे विजुअल्स नींद में प्रोसेस होते हैं। तो 2 टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक उठते ही पहला घंटा और एक रात को सोने से पहले आखिरी घंटा। इसमें सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। तो जो हम लास्ट डालते हैं ना, वो इधर नहीं रहता। वो फिर हम सुबह से घबराहट से उठते हैं, कभी हम कहते हैं पता नहीं सपने बहुत अजीब से आ रहे थे, वो सब रात को क्या डाला था उसी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए अटेंशन रखना चाहिए कि ये 2 टाइम, सिर्फ बाकी टाइम आप चूज करें, बट ये 2 टाइम बहुत क्रूशियल है। और सोने से पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लें। कुछ बहुत पॉजिटिव भरे सोने से पहले 10 मिनट के लिए, कोई किताब, कोई वीडियो, ऑडियो, मतलब पॉजिटिव शब्द अंदर जाने चाहिए, ताकि अगले 6 घंटे वो प्योर एंड पॉजिटिव शब्द आपके मन और शरीर पर काम करें। फिर आप अपने आप ब्रह्म मुहूर्त उठ जाएंगे। फिर अपने आप मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, अध्ययन करेंगे। स्पिरिचुअल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के भी यही प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों टाइम में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है ना। तो मतलब बीज है, लेकिन बीज ऊपर फेंका तो कोई फल नहीं निकलेगा ना, बीज को अंदर डालना है। तो वो अंदर का टाइम यही है, रात को सोने से पहले और सुबह। सारा दिन तो कॉन्शियस लेयर, टॉप माइंड का चल रहा है, उसमें तो हम बहुत सारे संकल्प करते रहते हैं, सुबह और रात। तो ये ध्यान रखना है। मेडिटेशन। फिर खाना, सात्विक खाना खाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। और जहां तक हो सके घर का खाना खाएं, परमात्मा की याद में बना हुआ खाना खाएं, और कर्म योगी बनकर जीवन जिए। कि योग कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ भी कर्म कर दिया, योगी की तरह कर्म करें। ऐसे नहीं चिल्ला दिया और मेरा काम हो गया, वो तो भोगी जीवन होता है। तो भोगी जीवन नहीं जीना जहाँ भोगना है सारा दिन। योगी जीवन मतलब हाई वाइब्रेशन। तो वो संस्कार और कर्म को साथ साथ लेकर सारा दिन चले, ये एक लाइफस्टाइल बन जाती है, और यही एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है। बहुत अच्छा। दीदी, अंत में दूरदर्शन के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बहुत सिंपल चीज है कि सब कुछ करते हुए
आधा पौना घंटा अपने लिए रखिए 24 घंटे के अंदर। अब हमें लगता है नहीं कहाँ से आधा पौना घंटा निकलेगा, वो टाइम निकालना नहीं है, शुरू में टाइम निकालना है। उसके बाद आपकी शक्ति इतनी बढ़ती जाएगी कि आपके पास ज्यादा टाइम आ जाएगा। अच्छा, आज हम थके हुए मन, परेशान मन से इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम आधा घंटा उसको शक्तिशाली बना दें तो संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कार से संसार बनता है। यहाँ थोड़ा सा समय निकाला, मेंटल हेल्थ ठीक, फिजिकल हेल्थ ठीक, अगर कुछ आता है तो भी विल पावर अच्छी है उसको फॉल, रिश्ते ठीक, और जब ये 3 ठीक तो जो आप काम जिस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं वो तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। वातावरण ठीक, प्रकृति, तो संकल्प से सृष्टि बनती है। इसके लिए आधा पौना घंटा दिन का अपने लिए रखें। पहले 2 महीने में टाइम निकालना पड़ेगा, तीसरे महीने से आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, क्योंकि आपकी सोच बदली है तो व्यवहार बदलता है। वेस्ट की बातें खत्म हो जाती हैं, बैठकर लोगों के बारे में बातें करना, ये सब खत्म हो जाता है। जी, जब ये खत्म हो जाता है इतना टाइम बचता है कि अभी हमें पता नहीं लगता अभी और क्या करना है, क्योंकि वेस्ट खत्म हो गया। ऐसे ऐसे बैठे घंटों घंटों नेगेटिव देख रहे हैं, खत्म हो गया। सही है। बहुत टाइम आ जाता है। एंड हर एक घर घर में एक जना चाहिए जो शक्ति कमाए अब, ताकि वो उस घर का शक्ति स्तंभ बन जाए। अच्छा, ताकि उस परिवार में अगर कोई भी बात आती है, एक शक्ति स्तंभ चाहिए जो उस परिवार को पकड़ के रखेगा, और जहाँ जो बात आएगी उनको भी शक्ति का सहयोग देकर उनसे भी वो चीज को क्रॉस कराएगा। लेकिन अगर सारे ही परेशान हो जाते हैं तो उस बात का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही दीदी आपने। दूरदर्शन के इस जिंदगी कैफे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। તો દર્શકો, આ હતા બ્રહ્માકુમારી સિસ્ટર શિવાની દીદી કે જેમણે જીવનના તમામ પાસાઓ વિશે વિગતે વાત કરી, અને આપણે આશા રાખીએ કે તમે અને હું આ જીવનનો જે આ મર્મ આપણે આપ્યો છે એ મર્મને આત્મસાત કરીએ તો આપણું જીવન સફળ રહેશે। આ વિચાર સાથે અત્યારે બસ આટલું જ। આવતા રવિવારે ફરીથી એક નવા અતિથિ સાથે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈશું। ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો। નમસ્કાર।